नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो है ईरान, इजराइल और अमेरिका, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि हॉर्मुज में यूएई के एक और जहाज पर हमला हुआ है। ईरान अपने पायलट्स को लेकर कतर से भिड़ गया है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव फिर बढ़ गया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने ईरान पर अपने सरकारी तेल कंपनी एडनॉक के एक और जहाज को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। यह एक हफ्ते से भी कम समय में ऐसा तीसरा मामला बताया जा रहा है। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में शामिल हॉर्मुज में बढ़ते तनाव ने शिपिंग और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। वहीं ईरान और कतर के बीच भी ठन गई है। ईरान का कहना है कि उसके 3 पायलट कतर की हिरासत में हैं, जिन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक के मुताबिक उसका एक जहाज शुक्रवार को हॉर्मुज से गुजर रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया। कंपनी ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए ईरान से ऐसे हमले रोकने और हॉर्मुज पर पूरी तरह से खोलने की मांग की है। यूएई ने कहा है कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का उल्लंघन है, जिसमें समुद्री रास्तों की स्वतंत्रता और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। वहीं इससे एक दिन पहले भी यूएई ने 2 अन्य एडनॉक टैंकरों पर हमले के लिए भी ईरान को जिम्मेदार ठहराया और उन घटनाओं में मामूली नुकसान हुआ था, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स पहले चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई जहाज उसके विरोधियों से जुड़ा है या ईरानी निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से हॉर्मुज में समुद्री यातायात काफ़ी घट गया है। संघर्ष से पहले दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही इस रास्ते से होती थी। अब ईरान इसे अमेरिकी शर्तें पूरी होने तक बंद रखने की बात कह रहा है, जबकि ट्रंप प्रशासन दावा करता है कि वह इलाके में अपनी नौसैनिक नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रख सकता है। इसी बीच ईरान ने दावा किया कि उसके 3 पायलट 6 महीने से कतर की हिरासत में हैं। ईरानी सेना के जनरल मोहम्मद बाघेरजादेह के मुताबिक मार्च में Su-24 विमान गिरने के बाद तीनों पायलट जिंदा पकड़े गए थे और उन्हें परिवार से संपर्क की अनुमति नहीं मिली। हालांकि कतर ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि ईरानी पायलटों को हिरासत में रखे जाने की बात गलत है। वहीं कतर के मुताबिक पायलटों ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था और संपर्क की कोशिशों का जवाब नहीं दिया था। बाद में खोज और बचाव टीमों को एक पायलट के अवशेष मिले और ईरान से शव सौंपने के लिए संपर्क किया गया। ये तो टेंशन की बात हो गई। अब अपडेट्स क्या हैं इस पूरे मसले में, इस पूरे मामले को लेकर, वो समझिए। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने अल जजीरा से कहा कि लेबनान की ज़मीन पर इजरायली मौजूदगी के लिए हिजबुल्लाह जिम्मेदार है। अमेरिकी अधिकारी ने हिजबुल्लाह को लेबनान की आर्थिक रिकवरी में सबसे बड़ी बाधा बताया और कहा कि पायलट ड्रोन कार्यक्रम ही शांति का एकमात्र व्यवहारिक रास्ता है, जिसके तहत कुछ इलाकों से इजरायली सेना पीछे हटेगी और वहाँ लेबनानी सैनिक तैनात होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब जून में अमेरिका की मध्यस्थता वाले ढांचे के बाद दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 11 लोगों की मौत हुई थी। वहीं बार्ड कॉलेज के मिडिल ईस्टर्न स्टडीज़ के प्रोफेसर जियाद अबू रिश ने कहा है कि लेबनान में इजरायल की नीति का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2 मार्च से इजरायली बलों के हमलों में लेबनान में 4300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 12,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं, जबकि करीब 90,000 घर क्षतिग्रस्त या तबाह हुए हैं और लगभग 6 लाख लोग विस्थापित हैं। अबू रिश के मुताबिक इजरायल की कार्रवाई सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं बल्कि लेबनानी आबादी पर भी असर डाल रही है। वहीं स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक दक्षिणी सीरिया के कुनेत्रा इलाके में अल रफीद के पास लगी आग को सिविल डिफेंस टीमों ने बुझा दिया। कुनेत्रा मीडिया निर्देशालय ने बताया कि आग इजरायली सेना की ओर से दागे गए फ्लेयर्स के कारण लगी थी। घटना में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। वहीं अनादोलू एजेंसी के मुताबिक इजरायली सेना ने अल रफीद में छापेमारी कर कई घरों की तलाशी भी ली। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान और ओमान हॉर्मुज जलडब्लू मध्य में नई शिपिंग लेन तय करने को लेकर जल्द किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे जलमार्ग तुरंत नहीं खुलेगा। आरक्षी के मुताबिक हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका को प्रतिबंध हटाने और ईरान की संपत्तियां जारी करने समेत अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। अमेरिका के साथ बातचीत फिर शुरू करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और कतर और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हराने के बाद हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित किया जाएगा, जिस पर तेहरान ने जवाब दिया कि यह
जल डमरू मध्य ईरान का था और रहेगा। वहीं वार्ड कॉलेज के विशेषज्ञ जियाद अबू रुश के मुताबिक इजराइल लेबनान पर हमले बढ़ाकर दक्षिणी हिस्से पर कब्जे और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी सख्ती दिखाना चाहता है। उन्होंने अल जजीरा से कहा कि शनिवार के हमले, जिनमें 11 लोगों की मौत हुई, युद्ध विराम के बाद से जारी एक पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें उनके मुताबिक इजराइल को अमेरिका की ओर से हिजबुल्लाह और लेबनानी नागरिकों पर कार्रवाई की छूट मिली हुई है। वहीं अबू रुश ने कहा है कि युद्ध विराम सिर्फ नाम का रहा है और दक्षिणी लेबनान की आबादी लगातार इजरायली कब्जे और हमलों के बीच रह रही है। उनके मुताबिक युद्ध विराम के दरमियान दक्षिणी लेबनान में नागरिक ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिसमें घर, अस्पताल, स्कूल और कृषि भूमि शामिल है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख खलील अल अहया के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गाजा युद्ध विराम समझौते पर बातचीत के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचेगा। आंदोलू एजेंसी के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख हसन राशिद से मुलाकात करेगा और युद्ध विराम को मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा करेगा। वहीं आपको बताएं कि प्रतिनिधिमंडल में मोहम्मद दरविश, खालिद मशाल, जाहिर जाबरीन और बासिम नईम भी शामिल हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब नेतन्याहू ने ट्रंप की उस योजना को खारिज कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता डोरॉन स्लीपमैन ने कहा है कि लेबनान में हालिया इजरायली हमले बातचीत को रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक शनिवार के हमलों में 11 लोगों की मौत हुई, जिनमें कई बच्चे शामिल थे। इजरायल ने कहा कि यह हमले हिजबुल्लाह के हमले में उसके 3 सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद किए गए और निशाना संगठन का मुख्यालय था। स्लीपमैन ने कहा है कि इजरायल अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते को मानता है और उम्मीद करता है कि लेबनानी सेना हिजबुल्लाह को हटाने में भूमिका निभाएगी। वहीं अल जजीरा द्वारा सत्यापित फुटेज में नाबितियह जिले में अली अल ताहिर हाइट्स और दबशा इलाके के बीच धमाकों के बाद धुआं और आग उठती दिखाई दे रही है। अल मनार टीवी के मुताबिक ये धमाके इलाके में इजरायली हवाई हमलों का नतीजा थे। यह हमले लेबनान में अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्ध विराम के बाद इजरायली हमलों के सबसे घातक दिन के बाद हुए हैं, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा था कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में उसके 3 सैनिक घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक हूतियों ने शनिवार को सरकार के नियंत्रण वाले मारीब शहर में 4 बैलिस्टिक मिसाइलें और 4 ड्रोन से हमले किए, जिसमें घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। मारीब गवर्नेट के अनुसार एक अन्य मिसाइल अल शरीका इलाके की एक बेकरी पर गिरी है, जिसमें एक नागरिक घायल हुआ है। यमन के सूचना मंत्रालय ने इसे खतरनाक बढ़ोतरी बताया। इसके बाद ताइज के पास सरकारी बलों ने ड्रोन हमले में 3 हूती लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। हाल के हफ्तों में यमन में हिंसा बढ़ी है और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि देश 2022 के युद्ध विराम के बाद फिर से बड़े पैमाने के युद्ध की ओर बढ़ने के सबसे ऊंचे जोखिम में है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक हूतियों ने शनिवार को सरकार के नियंत्रण वाले मारीब शहर में 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से हमले किए, जिसमें घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा। मारीब गवर्नेट के अनुसार एक अन्य मिसाइल अल शारिका इलाके की एक बेकरी पर गिरी, जिसमें एक नागरिक घायल हुआ है। यमन के सूचना मंत्रालय ने इसे खतरनाक बढ़ोतरी बताया, जिसके बाद से 23 के पास सरकारी बलों ने ड्रोन हमले में 3 हूती लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। हाल के हफ्तों में यमन में हिंसा बढ़ी और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि 2022 के युद्ध विराम के बाद फिर से बड़े पैमाने के युद्ध की ओर बढ़ने के सबसे ऊंचे जोखिम में है ये। इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही। कोई और अपडेट आएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल नमस्कार।